नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं अतीक अहमद की। प्रयागराज पहुंच गया है काफिला पुलिस का, और अब उल्टी गिनती शुरू होगी या अभी तक तो नहीं हुई उल्टी गिनती? कई सालों से हम देख रहे हैं। किस चीज़ की उल्टी गिनती चिराग भाई? उल्टी गिनती मतलब इतने सारे मुकदमे, सिस्टम को ठेंगा दिखा रखा है, पूरे परिवार की क्रिमिनल हिस्ट्री, समाजवादी पार्टी का समर्थन से मतलब नहीं समझ पाया मैं क्या कहना चाह रहे हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसे अपराधियों को सरकार क्यों पाल रही है? अगर इतना बड़ा अपराधी है तो सजा क्यों नहीं होती ऐसे अपराधियों को? अच्छा चिराग, बेसिकली क्या है कि एक अदालत में केस है और अदालत ने कहा कि ये जो मुल्जिम हैं इनको पेश किया जाए फिज़िकली हमारी कोर्ट में, उसके बाद हम इस पे इनके गुनाहों का फैसला सुनाएंगे। जब कोर्ट ने पुलिस को ये बोला तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वो दोनों ही अभियुक्तों को, बल्कि 3 अभियुक्त एक और है इसमें, तीनों को अलग अलग जेल से लेके आए और कोर्ट के सामने 28 तारीख को पेश करें, जिसमें कोर्ट किडनैपिंग के मामले में अपना फैसला सुनाएगा। अब जाहिर है कि ये पुलिस की जिम्मेदारी थी कि दोनों ही अभियुक्त, जो कि बहुत हाई प्रोफाइल कैदी हैं, उनको सुरक्षित ले जाया जाए, और ले ही ना जाया जाए बल्कि वहाँ पहुँचाया जाए। पहुँचाने के बाद उनको कोर्ट के सामने सही सलामत पेश किया जाए। तो पुलिस उसी जद्दोजहद में कल रात से लगी हुई है, और पुलिस के एक IPS ऑफिसर, 2 DSP, 3 इंस्पेक्टर, 5 सब इंस्पेक्टर, पूरी फोर्स, 2 वज्र वाहन, उसके अलावा पुलिस की तमाम और गाड़ियाँ प्राइवेट जो गई हुई हैं वहाँ से अतीक अहमद को साबरमती से लेने के लिए। तो पुलिस की यही कोशिश है कि उसको जेल पहुँचाया जाए, उसके बाद कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाए, जैसा कि कोर्ट ने तलब किया है। तो उस प्रोसेस में लगी हुई है पुलिस, और मुझे लगता है कि अब तो थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, आधे एक घंटे में पहुँच जाएंगे। वो तो हम देख ही रहे हैं सारे चैनल्स में। आप इतने पुराने रिपोर्टर, खासकर लखनऊ आपने बड़े क्लोजली मॉनिटर किया उत्तर प्रदेश की पुलिस को बहुत। एक नेता जो पहले गुंडा था, फिर वो बाहुबली बना, फिर वो विधायक बना 5 बार, और उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, और उसके बाद उसका भाई बनने वाला था जिसमें उसने मर्डर करा दिया, और शायद बाद में बना विधायक बना। उसके बाद अचानक रिश्ते खराब होते हैं समाजवादी पार्टी से, और अब ये हाल है कि अब तो बाहर भागना पड़ रहा है, साबरमती जेल में छुपना पड़ रहा है, मैं तो कहूँगा, नहीं तो यूपी जेल में। देखिए, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, उत्तर प्रदेश का। कई ऐसे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे पहले क्रिमिनल को ये आसानी से वो एक राजनेता बन जाया करता था। जब क्रिमिनल बन के लोगों को डरा के, धमका के पैसे कमा लिए, ज़मीनों पे कब्ज़े कर लिए, किडनैपिंग करवा ली, करोड़ों रुपए अर्जित कर लिए, फिर जब लगा कि अब गर्दन फंसेगी तो उसने सफ़ेद चोगा जो है वो पहन लिया, यानी कि वो राजनेता बन गया। अब सवाल ये है कि यही हालत अशरफ की भी थी, यही हालत अतीक अहमद की भी थी। सब दुनिया जानती थी कि अतीक अहमद बड़ा क्रिमिनल है, इसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, 100 से ज़्यादा केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस। ये किडनैपिंग करवाता है, ये लैंड ग्रैबिंग करता है, इस पर सारे मामले। लेकिन ये कई पार्टियों में गया, बसपा में भी गया, ये समाजवादी पार्टी में भी गया, कई पार्टियों में इधर उधर आते जाते रहे, चुनाव लड़ते रहे। अशरफ का जहाँ तक सवाल है, अशरफ बहुत हार्डकोर क्रिमिनल था। जब राजूपाल की मर्डर, अशरफ के ही ऊपर आरोप है, बताते हैं कि इन लोगों ने राजूपाल को दौड़ा कर गोलियां मारी पूरे प्रयागराज में, और यहाँ तक कि जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था स्ट्रेचर में, तब भी फायरिंग की इन लोगों ने। इतने ये सब बेखौफ थे। तो ये आज से नहीं है, ये तो थोड़ा थोड़ा करके घड़ा भर गया है इनके पाप का। लेकिन ये कि ये हार्डकोर क्रिमिनल है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहाँ तक पुलिस का सवाल है, जैसा आपने कहा कि यूपी पुलिस की पहले इतनी सख्ती नहीं होती थी, लेकिन माफियाओं के खिलाफ अब यूपी पुलिस सख्त नज़र आ रही है। तो और मुझे लगता है कि सख्ती में अभी और सख्ती करने की ज़रूरत है। तमाम जो माफिया जेल से बाहर हैं, ये सरकार के ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं कि बहुत सारे माफिया ऐसे हैं जो सरकार के वरदस्त जिन्हें प्राप्त है वो जेल में नहीं है, वो बाहर घूम रहे हैं। तो ऐसे माफियाओं को भी चिन्हित किया जाए और उनको जेल में भेजा जाए, उनके खिलाफ इस तरीके से मुकदमे चलाए जाएँ कि उनके अंदर डर बना रहे। 100 मुकदमे और किसी में भी कोई कभी फांसी की सज़ा नहीं, मतलब किसी का कोई मर्डर, क्या मैं पहला सवाल ये है कि क्या अतीक अहमद के खिलाफ कोई मर्डर का चार्जेस हैं उमेश पाल के अलावा? अगर पहले की बात करूँ तो राजूपाल में इससे पहले हैं 307 के मुकदमे हैं, 302 के मुकदमे हैं। तो आज तक किसी मुकदमे में राजूपाल में भी नेम्ड है। हाँ, तो किसी मुकदमे में सज़ा नहीं हुई आज तक इस आरोपी को?
देखिए, ये तो एक हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में, उसमें चीज़ें लंबी खिंचती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। केसेस जो हैं वो बहुत लंबे लंबे लिंगर ऑन किए जाते हैं, उसमें गवाहियाँ होती हैं, फिर गवाह टूट जाते हैं, फिर उसमें बहस होती है, उसके बाद फिर अपील में चले जाते हैं, तो वो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, दूसरे कोर्ट से तीसरे कोर्ट, तीसरे कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तो ये ऐसे करके चीज़ों को लिंगर ऑन करते हैं। तो वही हालात इन केसेस में है। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें ये बरी भी हुआ है, जिसमें इसको छोड़ भी दिया गया है, उसमें गवाह हॉस्टाइल हो गए हों या फिर सबूत ना मिले हों या गलत मुकदमा पुलिस ने दे दिया हो। कई ऐसे मामले थे जिसमें पुलिस चार्जशीट ही नहीं कर पाई, ऐसा भी मामला हो। तो केसेस हैं, इसमें कोई दरार नहीं, हार्डकोर क्रिमिनल हैं ये लोग। और यही नहीं, बहुत सारे क्रिमिनल हैं यूपी में इस तरीके के, जो यूपी और बिहार माना ही जाता था कि राजनेताओं और बाहुबलियों का एक बड़ा गठजोड़ होता था वहाँ पे। अब ये चीज़ें हो गई कि चूँकि इतनी ट्रांसपेरेंसी हो गई है कि अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी डरती हैं कि, लेकिन आज भी आप देख लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, अभी इलेक्शंस में आया था, हर पार्टी में क्रिमिनल हैं जो जिनके ऊपर बड़े बड़े मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन वो अभी भी हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। तो उनको भी, उनका अंजाम भी यही होना चाहिए। मिट्टी में मिलाने की जो बात की जा रही थी, तो लग रहा है तो मिट्टी में तो मिलाने की कवायद शुरू हो गई है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा विधानसभा में कि ऐसे जो बदमाश हैं इनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और उनका जो कहने का तात्पर्य था, मुझे लगता है वो यही था कि उनको जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। अब जड़ से ख़त्म करने में के तात्पर्य ये है कि उसकी जो संपत्ति है, उसके जो लॉजिस्टिक्स सपोर्ट हैं, उनको ख़त्म करना है, उनको एकदम से नेस्तनाबूद कर देना है, जिससे वो अपने घुटनों पर पैरों पर खड़े ना हो पाए। तो मुझे लगता है कि बहुत तोड़ने की कोशिश की है, इनकी संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया है, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है, तो करीब करीब मिट्टी में मिला ही दिया गया है। तो मिट्टी में मिलाने का मतलब ये नहीं कि सड़क पे खड़ा करके किसी को गोली मार दी जाएगी, लेकिन हाँ, मिट्टी में जहाँ तक मिलाने का तात्पर्य है कि उसको बर्बाद कर देना, उसका लॉजिस्टिक सपोर्ट ख़त्म कर देना, उसको जो फंडिंग है वो ख़त्म कर देना। तो वो सरकार ने किया है, और आगे मुझे लगता है कि सरकार की मंशा है ऐसे बदमाशों के खिलाफ वो करती रहेगी। इस मामले में अशरफ का भी नाम था, आपने बताया बहुत हार्डकोर क्रिमिनल है, बरेली जेल में पिछले काफ़ी समय से बंद है। पूरा खानदानी, मैं पढ़ रहा था, पूरा खानदानी, वाइफ भी शाइस्ता, सबके खिलाफ मुकदमे हैं, सब फर्जी मुकदमे हैं। चिराग, फर्जी सारे मुकदमे तो नहीं हो सकते। मुझे लगता है कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं परिवार का इन्वॉल्वमेंट सामने आ जाता है, और कहीं कहीं पे कॉमन इंटेंशन होता है। इन्वॉल्वमेंट में मान लीजिए एक मर्डर हो गया, उसमें 4 लोग नामजद हुए, 2 लोग जेल में बंद हैं, उनके ऊपर केस हो गया कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी रसी, 120 भी हो गया उनके खिलाफ, 34 हो गया कि कॉमन इंटेंशन था इनका इसको मारना। तो उस तरह के केसेस इनके परिवार वालों के ऊपर भी लगे हैं। तो जाहिर है कि जो परछावा है, जो इसकी परछाई है, इसने इनको इतना सपोर्ट किया समाजवादी पार्टी सरकार ने उस समय। देखिए, अलग अलग सरकारें रहीं जब ये उभर रहे थे, तो तब डर तो इनको नहीं है, इनको लगता है ठीक है, एक मर्डर कर दो, एक्सटॉर्ट कर दो, डरा दो, धमका दो, देखो पैसा भी आ रहा है। जो सरकारें थी उन्हें भी बुरा नहीं लगता था कि ये क्रिमिनल है और हमारे साथ घूम रहा है, तो उनको नहीं बुरा लगता था। मुझे बड़ी हैरानी होती है क्यों नहीं बुरा लगता था कि एक क्रिमिनल आपके साथ मंच पे खड़ा हुआ है, सीएम के साथ क्रिमिनल कान में कुछ बात कर रहा है खड़ा होके, उनको नहीं पता कि ये अपराधी है। लेकिन मुझे लगता है कि अपराधियों का राजनीतिकरण करने का काम किया गया बड़े पैमाने पे, जो नहीं होना चाहिए था। जाने अनजाने, जानबूझकर, जैसे भी हुआ, लेकिन जो हुआ वो गलत था, नहीं होना चाहिए था उसको। अब लेकिन जाहिर है कि अब उसका नतीजा अब सामने आ रहा है। अब ये सोचते होंगे कि यार मैंने वो काम बड़ा गलत किया था, वो मुझे नहीं करना था। अब तो अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, पहले भूल गए जब दूसरे के घर आप गोली चला रहे थे, दूसरे की ज़मीनें कब्जे कर रहे थे, किसी के बेटे मार दिए आपने, किसी का भाई मार दिया। सोचिए, सब मार रहे थे, मुकदमे उस समय दर्ज नहीं होते थे इनके ऊपर, होते थे, केस होते थे, गवाहों को डरा देते थे, गवाहों को हॉस्टाइल कर देते थे। उमेश पाल का क्या केस है जिसमें उसको ले जाया जा रहा है? ये उमेश पाल को उठा लिया था इन्होंने कि तू गवाही देगा, हम तुझे मार देंगे, उसको डरा धमका रहे थे, लेकिन वो नहीं माना। वो जब बीजेपी की सरकार आई तो वॉर बेखौफ हो गया, डरता ही नहीं था इनसे, तब इन्हें लगता था कि नहीं अब तो इसको मारना ही है, तो इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके उसका मर्डर करवा दिया। ऐसे ही करवाते थे, और इनके डर इतना था लोगों के इनके इलाकों में कि गवाही भी नहीं आते थे इनके खिलाफ, डर के मारे, तो केसेस इनके छूट जाते थे। तो डर था इसलिए क्योंकि पुलिस कोई कुछ कार्रवाई नहीं करती थी, अगर पुलिस कार्रवाई करती कुछ और होती। जाहिर है कि माफिया का डर होता है। एक ज़माना वो भी था कि भाई माफिया फ़ोन कर देता था कि भाई ऐसा है कि घर से मत निकलना, बहुत ज़्यादा कर रहे हो। सही तो बात है। उस तरीके से लोग डरा देते हैं, भी डरा दिया गवाहों को कि चल देख लेंगे तुझे भी,
तो नहीं करते हैं लोग, हॉस्टाइल हो जाते हैं, गवाह केस छूट जाते हैं। हैदर भाई ने बड़ी अच्छी जानकारी दी। सुनील भाई से बात करते हैं, यूपी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं सुनील भाई भी, जानने की कोशिश करते हैं। सुनील भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा था, उत्तर प्रदेश की अगर खासकर बात करूँ, आप काफ़ी नोएडा पुलिस को और बहुत आप डीपली नॉलेज रखते हैं और पुलिसिंग को आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इस केस में 100 मुकदमे, किसी में भी कोई सज़ा नहीं, किसी में भी कोई मतलब अतीक अहमद, तो अब मुझे लगता है नई जनरेशन की तो ये सोचते होंगे कौन है अतीक अहमद, क्योंकि पुराने वालों को तो सबको पता है। बिल्कुल, नई जनरेशन तो जानना चाह रही है, इसलिए वो खबरें अब नई जनरेशन ही पढ़ रही है। जो हम लोग लिख रहे हैं, कौन पढ़ना चाह रहा है नई जनरेशन की, भाई ये कौन था, क्यों। ये भी अब सोच रहे हैं कि जो एमपी और हमारे जो एमएलए होते हैं, 5 बार एमएलए रहे, सांसद रहे, जो उसका भाई है वो भी 5 बार मतलब 25 साल। मतलब आप सोचिए, लोग जिताते हैं तो लोग ये समझना चाहते हैं, अब युवा जानना चाहता है कि क्या हम ऐसे लोगों को जिताते हैं, क्या हम ऐसे लोगों को वोट देते हैं, तो वो तो ये चीज़ें जानना चाहते हैं। और रही बात जहाँ तक सज़ा की, तो जो जिसके लिए इसको गुजरात से यहाँ तक लाया गया है, साबरमती जेल से, तो उसी के लिए लाया गया है कि उमेश पाल का इसने कई साल पहले जब अपहरण का केस हुआ था, उसमें ये और इसका भाई जो अशरफ है, दोनों नामजद थे, और उसी में कल सज़ा सुनाई जानी है कोर्ट को। तो ये बाकायदा जो लोग ये अभी तक ये सोच रहे हैं पूरी खबर को ले करके कि जो उमेश पाल का हत्याकांड हुआ है उससे रिलेटेड पुलिस इनको ले आ रही है पूछताछ के लिए, समझने के लिए, उनको ये जानना जरूरी है कि उस केस से इसका भी मतलब नहीं। पुराना एक केस था जिसमें इसको अगवा किया गया था, उस वाले केस में चूँकि कोर्ट को सज़ा देनी है, एमपी एमएलए कोर्ट है प्रयागराज में, तो वही कोर्ट इनको बुलाया है बाकायदा कि उस जेल से इसको बाकायदा ये मौजूद रहे कोर्ट में साक्ष्य के तौर पे, और हम उसको सज़ा सुनाएंगे। तो कल सज़ा सुनाई जानी है, तो उसी ने आदेश दिया है कि उसको आप ले आइए और उसको रखा जाना है नैनी जेल में। तो नैनी जेल में इनको लाया जा रहा है। तो वही सारी कहानी है। लेकिन अब जिस तरीके से बहुत सारे चीज़ें चलाई जाती हैं कई मीडिया पे, तमाम जगह पे, कि नहीं उस केस का ऐसा वैसा, तो मुझे नहीं लगता है कि जैसा आपने सवाल पूछा शुरू में भी कि क्या गाड़ी पलटेगी, तमाम चीज़ें, क्या ऐसा होगा, तो ऐसा होना ही नहीं है, क्योंकि वो केस ही अलग है, ये केस अलग है। और गाड़ी तो वही है, गाड़ी तो पुलिस की है, वो तो रोड से ही जा रही है ना। नहीं सब फ्लाइट से भी ला सकते हैं, लेकिन नहीं लेकर आए। नहीं देखिए, फिर मीडिया में कवरेज कैसे मिलेगा। देखिए क्या होता है ना, सरकार देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि आपको ये दिखाना है कि देखो हमारे सामने जो अपराधी है, हाँ मिट्टी में ना सही, अब इतनी सुरक्षा में देखिए आपको कराया रहा कि काफिला चल रहा है। काफिला किसका है भाई? काफिला तो पुलिस का ही है। हाथी को तो बस सुरक्षा देनी है। ये भी होता है कि भाई कोई गैंगस्टर है, कोई विरोधी गैंगस्टर, वो न मार दे, ठीक ना, ऐसी भी चीज़ें होती है। लेकिन ऐसा होना नहीं था। आमतौर पे वो सुरक्षा किस लिए दी जा रही है भाई? जब तुम खुद ही इतने बड़े गैंगस्टर हो। नहीं, लेकिन अभी वापस भी लेकर जाना तो हो सकता है वापसी में ना पलट जाए। ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। आपकी दिली इच्छा है कि नहीं, मेरी दिली, देखिए क्राइम के साथ, क्रिमिनल के साथ क्या होना चाहिए, उसको मिट्टी में ही मिलाना चाहिए। वो अलग बात है, कानूनी तरीके से मिलाना चाहिए, दैट इज बिल्कुल। देखिए जो जैसा है उसको मिलाना चाहिए, लेकिन सवाल वही आता है ना चिराग भाई कि ये चीज़ ना हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। पता चलता है कि एक सरकार होती है, वो दूसरे का फेवर करती है, फिर दूसरी सरकार आती है, वो इनका फेवर करती है। तो कुल मिलाकर के होता क्या है कि हर किसी के अपने अपने फेवरेट बन जाते हैं, ठीक ना। अब ये सरकार है तो इनके भी कुछ फेवरेट। चलिए फेवरेट कोई मार दो, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे लोगों को मार दो जो उनकी फेवरेट नहीं है। कुछ तो क्राइम कम हो, गंदगी थोड़ी तो कम हो। जो इतनी गंदगी है तो गंदगी तो कम होनी चाहिए, गंदगी की सफाई होनी चाहिए। लेकिन वही है कि अब कुल मिलाकर के क्या है कि अब इसे भी जब अतीक अहमद को जब नेता बनना था तो सोचिए कि क्या करने के बाद वो जो बाबा थे, एक जो पहले विधायक रह चुके थे, उन्हीं को मार देता है, मार के सबसे बड़ा वो बन जाता है। तो ऐसी चीज़ें हैं, अब उसका कोई वही नहीं है। लेकिन ये चीज़ अगर पहले होती तो इतना ये राइज की अगर बात करूँ अतीक अहमद की, आपने तो पढ़ा भी है हिस्ट्री इसकी, क्या राइज का वजह क्या रही कि इतना ज़्यादा लोग एक के बाद एक नाम होता चला गया आपका? मतलब आपने बड़े को मार दिया, फिर आपका नाम हो गया, इसने इतने बड़े को मार दिया, फिर ऐसे नाम हो गया। कैसे ये इतना ज़्यादा ग्लेयर में आ गया, ग्लोरिफिकेशन हो गया? देखिए क्या, जिसको इसने मारा था वो जो बाबा था, उसका चांद बाबा, ठीक है। तो चांद बाबा खुद एक बहुत बड़ा माफिया था, ठीक है, बहुत बड़ा माफिया, बहुत बड़ा डॉन, जिससे पुलिस वाले भी घबराते थे, प्रशासन सब कुछ घबराता था। वो चुनाव जीतता है, वो भी चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतता है, तो उसको लगता है कि भाई जब उसको हराना होता है ना चिराग भाई, कि आपके सामने कंपटीटर कैसा है। हम कहते हैं अभी युवाओं से कहा जाता है कि भाई आप चुनाव लड़िए, ठीक ना, आप अच्छे हैं, चुनाव लड़ेंगे तो ही आपका विरोधी जो होगा तो आपको कम्पीट करेगा। मतलब आपने एमए की पढ़ाई की हुई है, आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन, मतलब बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, आप अमेरिका से पढ़ के आते हैं, मतलब कुछ भी है, तो आपका कम्पटीटर रहेगा, आप जीत जाएंगे। तो हमें लगेगा कि यार अगर इसको हराना है तो हमें वैसा बनना पड़ेगा, ठीक है। तो जो चांद बाबा जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको मार करके ये बनता है इतना बड़ा अपराधी और चुनाव जीतता है, तो उस समय वो जीता रहता है। तो उसे लगता है कि भाई ये अपराधी, अगर इसने इतने लोगों को, अगर 50 लोगों को मारा है, तो जाहिर सी बात है अगर इससे मुझे हराना है तो मुझे 50
प्लस करने होंगे तो 50 प्लस करता है और खुद उसी को मार देता है, ठीक ना। तो ये जो एक राजनीति में जो अपराधीकरण जो घुस गया है ना, तो ये बहुत समय से चला आ रहा है। तो ये चीज़ें छटनी करने के लिए हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को, जो युवा है ना, उनको आगे आए और कुछ ऐसा माहौल बनाए, कुछ ऐसा काम करे, जीते। तो मेरा यही मानना है कि जब तक कंपटीटर वैसा नहीं होगा, एक पढ़ा लिखा है, एक समझदार है, तो अब जैसे मान लें अरविंद केजरीवाल को कहते हैं लोग पढ़े लिखे IRS ऑफिसर रहे आते हैं, तो इनका जो कंपटीटर आएगा, आपको यह आएगा कि बदमाश गुंडा आएगा जो बहुत उसके खिलाफ 100 मामले दर्ज हो, ऐसे ही नीचे गिर जाएगा ना वो। सही बात है। अब वो जो बंदा आएगा तो कहेगा यार या तो मैं IAS हूँ, ठीक ना, तो IAS हूँ, तो वो चुनाव लड़ेगा तो थोड़ा सा देखिए कैसे उनको जो IPS अधिकारी अपनी किरण बेदी जी थी उनको सामने लाया गया, क्यों लाया गया, लाने को फिर किसी अपराधी वाले को लाते हैं। सही बात है। तो इसीलिए लाएगा कि चूंकि IRS है तो हम IPS को सामने लाते हैं, ठीक ना, तो एक कंपटीटर मिलेगा, एक बढ़िया माहौल मिलेगा। तो इसी वजह से तो ये माहौल एक चला आ रहा है। तो जहाँ पे जैसे लोग रहेंगे उसके अगेंस्ट में वही चीज़ें लोग आएंगे, ठीक ना। तो जिस दिन ये चीज़ें ख़त्म होंगी, ऐसे लोग आएंगे तो अपने आप ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएंगी। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू सुनील भाई, बहुत डिटेल में बहुत अच्छी जानकारी दी। आपने देखा किस तरह से अतीक अहमद के राइज एंड फॉल पर ये बात सुनील भाई बता रहे थे। इससे पहले तंसी भाई ने बताया किस तरह से गैंग्स जो है वो ऑपरेट करते थे, सरकार कैसे शह देती थी। अब इस मामले में ये गुंडा पहुंच गया है प्रयागराज। अब इस गुंडे को कल सज़ा सुनाई जाएगी, तो उम्मीद करते हैं इस गुंडे को कोर्ट गुंडा ही डिक्लेयर करेगी, यानी कि सज़ा, बड़ी सज़ा मिलेगी। ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो सबक दे, नज़ीर बने। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएगा। थैंक यू।